इसमें आइडेंटिकल होगा क्या? कायरल सेंटर ही सेम नहीं है। जब कायरल सेंटर सेम होते हैं तब होती है बात किसकी? आइडेंटिकल। कायरल सेंटर ही सेम नहीं है। तो ये दोनों कायरल सेंटर अलग अलग है और नंबरिंग टॉप टू बॉटम करेंगे 1 2 3 4। चलिए बताइए पहले वाले की नंबरिंग क्या है? सर 2R 3S 2R 3S 2R 3S। इसका कितना है? 2S 3R 2S 3S इसका कितना है? 2S 2S 3S 3S 2R 3R इसका कितना है? 2R 3R। क्या यहाँ पर किसी का नंबर चेंज किया जा सकता है? तो क्या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल का तो सवाल ही नहीं था। सबका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। 2R 2S 3S 3R 2 पे R जस्ट अपोजिट, 3 पे S 3 पे R आइडेंटिकल है नहीं तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं शो होगा। ठीक है, ये क्या हो गए? यूएस नहीं है, यूएस नहीं। 2 पे S 2 पे R 3 पे S 3 पे R जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के रेंज पर। इनका कुछ और भी नाम होता है? हाँ ट्रियो है। Trio pair of enantiomer। देखिए सेम ग्रुप सेम साइड यानी कि हाइड्रोजन से देखा जाता है। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होते हैं समथिंग लाइक और दोनों एनेंटियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, सब कुछ ये सारी कहानी है, तो इनको थ्रियो पेयर ऑफ एनेंटियोमर बोलते हैं। और ये वाले जो है ये एरी थ्रियो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। ठीक है, सारे एनेंटियोमर, ये एक सेट एनेंटियोमर का है, ये दूसरा सेट है। अब अगर अपन एक तो रिलेशनशिप निकाल लिया, आइडेंटिकल कोई है नहीं, एसी क्या है दूसरे की? एसी डायस्टेरियोमर है, एडी डायस्टेरियोमर है, बीसी डायस्टेरियोमर है, बी डी डायस्टेरियोमर। AC, AD, BC and BD all are high stereomorph। AC, AD, BC। सर जैसे आपका हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन क्लोरीन होते हैं तो भी अपन इराइथ्रो और सेम ग्रुप से हाँ से बोलते हैं, तो कर देते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम अपोजिट साइड आइडेंटिटी। यहाँ पर एडी थ्री से मिला है।
तो ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन था। क्या था? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन था। और इसमें जो है पर्सपेक्टिव में भी निकालने का होता है, लेकिन अपन पर्सपेक्टिव में 40 मेथड सीखे, उसमें पीएचडी करें, उससे अच्छा पर्सपेक्टिव को अपन फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। पर्सपेक्टिव को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, सही? क्या करना है? सही? क्या बताया था? हैंडल की तरफ वो तो शॉर्ट्स को फिशर में कन्वर्ट बाकी सब रूल एक आइटम वाले होते हैं, रूल्स लाइक मैक्सिमम एक से ज्यादा आइटम वाले हो तो मैक्सिमम कार्बन आइटम वर्टिकल जो होनी चाहिए और जो बैकवर्ड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं, जो पीछे के ग्रुप होता है वो फिशर का रूल बताया। वही तो बताया। एक मेजर डैश होते हैं, दो उसमें होते हैं, वेज डैश, ठीक है ना? एक वेज डैश होता है और एक प्योर वेज डैश होता है। वेज डैश से फिर क्या बनाते हैं? वेज डैश से पहले सॉस बनाते हैं, फिर उससे फिशर बनाते हैं, सही बात। कुल मिला के क्या करना है? कुल मिला के लेके देखें, फिशर बनाना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना। जय हिंद, जय भारत। समझ में आया कि ज्यादा ज्यादा आपको किस पे देगा? ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन दे देगा। 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन से आपसे फिशर बनना है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि 3D ज्योमेट्री होती है। 3D ज्योमेट्री में आदमी फिर फालतू में इधर उधर दिमाग लगा के पागल होता है, वो एक बात नहीं। सिंगल कार्बन वाला सिंगल कार्बन वाला उसको तो बिना फिशर में भी इजीली हो जाएगा। हाँ, सिंगल कार्बन वाले में तो कुछ नहीं करना है, उसमें तो बस नंबरिंग करते हैं। मेन ग्रुप पीछे की तरफ और दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ, उसको उठा कर अच्छी करना है। देखिए बहुत जानना है इसको। साउस को एक तरीके से देख सकते हैं ना, अभी आया था अगर जैसे साउस में ऐसा प्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूल ऐसा है, तो हम उसके नीचे जाके जैसे वो मैकेनिज्म उसका गाइड करने के नीचे, अगर हम वैसे उससे देखें तो भी दिख जाएगा। वही तो बात ही है। और क्या मैकेनिक अगर नीचे से जाकर गाड़ी से देखे घुस रहा है, उसको सामने क्या दिखेगा? तो जो नीचे वाले हैं उसको ऊपर दिखेंगे और इधर वाले इधर दिखेंगे। तो वही ऊपर से चिपका दो या नीचे से ऊपर कर दो, दिखेगा तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं। मैकेनिक अगर गाड़ी के नीचे घुस रहा है तो उसको तो ऊपर की सारी चीजें दिखती हैं, सही है। और हमने आपसे कहा कि आपको उसको पकड़ के उठा के चिपका दो, तो उससे भी सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी अपने अपने अलग अलग धारणाएं बनाता है, अलग अलग रूलिंग बनाता है, सब कुछ बनाता है। आप एक रूल पकड़ो, कोई क्या पकड़ो? एक रूल पकड़ो और एक रूल पकड़ के, और बेसिक रूल तो ये है, कार्बन एटम जो है उसकी चेन, कार्बन एटम की जो चेन होती है वो चेन जो है वो फिक्स करनी होती है। जब तक आप कार्बन एटम की चेन फिक्स नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप ये मॉलिक्यूल है ना, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका एक क्लिप्स फॉर्म बनाते हैं। इससे क्या हुआ? ये कार्बन एटम की चेन फिक्स हो गई कि ये दोनों कार्बन नीचे की तरफ नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब इसको इस तरीके से हाथ में पकड़ते हैं कि टॉप प्रायोरिटी वाला जो कार्बन होता है वो ऊपर की तरफ आ गया। मतलब इसमें भी लोचा है भाई, कार्बन इसको एक्लिप्स फॉर्म में लाने के बाद भी टॉप प्रायोरिटी वाला कार्बन कहाँ रहना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसका एक तो ये अरेंजमेंट है, एक ऐसे भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो टॉप प्रायोरिटी वाला कोई कार्बन है, इसको ऊपर की तरफ रखो, तो कार्बन चेन फिक्स हो गई, टॉप प्रायोरिटी का कार्बन फिक्स हो गया, ऊपर रहेगा, आप सब कुछ फिक्स हो गया। अब मान लीजिए ये वाला टॉप प्रायोरिटी वाला कार्बन है हमारा, तो ये सब फिक्स हो गया। अब नाउ इसको देखना ध्यान से, इसको तो बच्चे कर देंगे अपने से, समझ रहे हैं? इसको ऐसे पच्ची कर देंगे तो ये जो है रेड वाला इस तरफ, ग्रीन वाला इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक। ये एक अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसी अरेंजमेंट को हम बदल दें,
रेड वाले को इधर लगाते हैं, ग्रीन वाले को इधर लगाते हैं। तो अब ये जो एटम, अब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। 1 2 3 4 इन 4 एटम की पोजीशन बदल के यही बदली जाएगी। क्या बदल रहा है? नीचे का कुछ नहीं बदलेगा, कार्बन स्कैटरिंग वगैरह सब फिक्स हो गया। अब ये 1 2 3 4 इनकी अब देख लो क्या क्या हो सकता है। दोनों सफेद वाले एक तरफ हो सकते हैं, ग्रीन, और रेड वाला इधर हो सकता है, रेड वाला ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारे अपने यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टीरियोजेनिसिटी। अब इसी में मान लो अपन एक काम करें, अपन जो है इधर इधर पे एक बॉन्ड लगा दें ऐसे, इधर इधर पे एक बॉन्ड लगा दें ऐसे, और इधर इधर पे एक बॉन्ड लगा दें इस तरीके से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब ये कार्बन इधर से इधर पे बनाते हैं ब्रिज, और इधर से इधर पे ब्रिज बनाते हैं, इसकी स्टीरियोजेनिसिटी खत्म हो गई। तो जितने वो जो अपन ऑप्टिकल सेंटर बनाने जा रहे थे ना कि ये इधर, फिर ये ऊपर, ये नीचे, दोनों ग्रीन, रेड और ग्रीन नीचे ऊपर, फिर इधर से व्हाइट व्हाइट ऊपर नीचे एक तरफ, और फिर इस तरीके से बनाने जा रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा इसका। ठीक है, केवल एक ये मॉलिक्यूल आएगा, और अगर एक्सचेंज होगा तो वो पूरा का पूरा रेड और ग्रीन वाला पेयर ही एक्सचेंज होगा। जब समझ आया, पूरा का पूरा मतलब पलटेगा इधर से। सही है, तो स्टीरियोजेनिसिटी खत्म हो जाएगी उसकी, फिर उसके एकदम जो है लिमिटेड आइसोमर आएंगे। लास्ट ईयर जेईई में जो क्वेश्चन आया था जिसमें लोगों को आयरन सेंटर दिख रहे थे, दो कायरल सेंटर लोगों को दिख रहे थे, दो कायरल सेंटर में 2 की पावर 2 लगा दिया, आगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आगे वो चीज गलत है, वो चीज गलत है ना। फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि क्या कायरल सेंटर के अबाउट सारे ग्रुप आपस में फ्रीली मूव कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते। अगर वो फ्रीली मूव कराए जा सकते हैं तभी तो स्टीरियोजेनिसिटी होगी, तभी तो 2 की पावर n। जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n होते हैं। क्या होते हैं? 2 की पावर n, प्रोवाइडेड उसमें कोई भी आइडेंटिकल कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल कायरल सेंटर में फिर 2 कॉमन होता है। इससे पहले वाला एग्जांपल है, उसमें 2 कायरल सेंटर थे, देखो टर्टरी किसी को, उसमें 2 कायरल सेंटर थे लेकिन 2 आइडेंटिकल थे। तो आइडेंटिकल वाले केस में 2 की पावर n -1 हो जाता है, एक कॉमन हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। और अगर कोई आइडेंटिकल कायरल सेंटर नहीं है तो 2 की पावर n होता है। लेकिन कब? जब सारे कायरल सेंटर स्टीरियो जेनिक। पिछले साल वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और पहली बार आया तो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा यार ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ भी सकता है इसमें स्टीरियोजेनिसिटी डिफाइन करे। और कभी भी कोई चीज लिखाई जाती है तो सबसे पहले लिखाई जाती है स्टीरियोजेनिसिटी। बताओ नहीं लिखाते? ठीक है, अच्छा अभी तक हमने देखा कि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर था, तब मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल था। ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर ना हो लेकिन मॉलिक्यूल कायरल हो, ये भी हो सकता है। लिख लीजिए केसेस केसेस cases when their molecule is chiral, cases where molecule is chiral but
do not have any chiral center, but do not have any chiral center. But do not have any chiral center. मॉलिक्यूल में chiral है, लेकिन कोई chiral center कौन सा सिस्टम होता है? कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम होता है हमारा, कौन सा? डबल बॉन्ड, क्यूमुलेंस विद इवन नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम प्लेन में आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करते हैं, और जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं उसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब ये नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं करेगा, क्यों? आइडेंटिकल है। हाँ, इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो गई, लेकिन अगर अपन इसमें ऐसा करते हैं, एक तरफ एक हाइड्रोजन लगा दें और दूसरी तरफ CH3 लगा दें, ठीक है, और इधर पे कार्बन है ना, और एक ये CH3 लगा दें और ये H लगा दें, आप गलत में बिल्कुल मत रखना, ये एक सेम प्लेन में नहीं, ये अगर इस प्लेन में है तो ये वर्टिकल प्लेन में है एक्चुअली, ऐसे है, ये U है, ऐसे है, U है। तो अगर ये वाला ये प्लेन है तो ये वाला इसका वर्टिकल प्लेन, समझ में आया कि नहीं? सर HS लगा दो। HS तो लग, कहाँ H लगा? आप करेंगे, इसमें कोई भी काइरल सेंटर है क्या? लेकिन ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज काइरल, so this is the molecule, कहाँ है इसमें? Chiral molecule without chiral center. सर ये GI थोड़ी ना शो कर सकता है, GI के लिए सिंपल है, हाँ, GI के लिए मॉलिक्यूल सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए GI। ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें POS है, POS नहीं है, COS नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और कायरल भी। सर जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है उन सारे कंपाउंड्स को हम कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो कायरल भी होगा। तो दिस इज कायरल मॉलिक्यूल विदाउट एनी कायरल सेंटर। समझ में? यहां पर कोई सीओस नहीं है, टेंशन मत लो। और इवन अगर हम CH3 को ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं, आप इसको कुछ ऐसे समझो, H CH3 ये प्लेन में आ गई, डबल बॉन्ड C C CH3 H। अब कुछ दिख रहा होगा, आप यहाँ से देखोगे कि तो इस CH3 का डिस्टेंस और इस CH3 का डिस्टेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। ये फील्डिंग में आपको थोड़ा अच्छा बेहतर दिख रहा हो। दिस
दिस इज द आल्सो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर। और इसका एंटियोमर क्या हुआ? जस्ट इसका मिरर इमेज। जस्ट इसका मिरर इमेज बना लीजिए, वो इसका एंटियोमर। जैसे ये है ना, तो आप इस कार्बन एटम को अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाली जो चीज है ये बना जाएगी HCS3। ये जुड़ा नहीं है आपस में, मैं मत रहना, तो मैं ऐसे ही दिखा दिया देखने के लिए डायग्राम से। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पे ये डबल बॉन्ड में लगा? ये कोई बॉन्ड थोड़ी है, बॉन्ड तो ये बना हुआ है, तो मैंने ऐसे डेल्टेस करके दिखा रखा है दिखाने के लिए। अब इसका जब मिरर इमेज बनाओ सी डबल बॉन्ड सी ऐसे ऐसे CH3H ये आया ये आया ये एक आइसोमर है और ये इसका मिरर है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं वो सिंगल बॉन्ड फिर फ्री रोटेशन हो जाएगा, फिर कोई आइसोमरिज्म होगा नहीं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, स्टीरियोजेनिसिटी है, POS COS गायब है, DOS COS गायब है, तो मॉलिक्यूल का है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, कार्बन से अलग अलग एटम अटैच हो, तो कार्बन विदाउट कायरल सेंटर के भी कायरल या मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर के कायरल हो सकता है। अब इसमें कायरल कार्बन कौन सा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन मॉलिक्यूल में POS नहीं है, COS नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली और 3 में ऑप्टिकली एक्टिविटी इसलिए गायब हो जाती है 3 में, क्योंकि फिर वहां पर सेम प्लेन में आ जाते हैं, तो POS COS बन सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हमने जो है RS कॉन्फ़िगरेशन देखा। RS कॉन्फ़िगरेशन में एंटियोमर, डायस्टीरियोमर और एरिथ्रियोप्रियर्स ऑफ एन एंटियोमर और मीजो कंपाउंड, इन सब की बात की है ना। और यही हमें जनरली पूछा जाता है कि बताइए कितने आइसोमर होंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो 2 की पावर n से लगाते तो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन उसमें फिर नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए। सारे जितने भी स्टीरियो सेंटर है वो नॉन आइडेंटिकल होने चाहिए। अच्छा ये पूरे में क्या है, एक ही है और एक इसका मिरर इमेज है, बस ये जो इमेज है इसका, ठीक है। मतलब जब भी कोई कंपाउंड ऐसा होता है इसमें POS COS नहीं है, तो उसमें एक वो खुद आइसोमर होता है, उसका मिरर इमेज होता है, 2 होते हैं। जिसमें कायरल सेंटर आप नहीं गिन पा रहे हैं या गिन भी पा रहे हैं, तो वो स्टीरियोजेनिसिटी नहीं है, एक वो और एक अब POS COS नहीं होना चाहिए। इसका पर डायस्टीरियोमर नहीं कर सकता, इसका पर डायस्टीरियोमर नहीं कर सकता। ठीक, तो ये हमारे जो है एक कंटेंट वाली बात थी, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंटेंट वाली बात। अच्छा इसमें कैपिटल D और कैपिटल L, कैपिटल D और वो डेक्स्ट्रोलीवो नहीं। अभी तक हमने 2 सिस्टम पढ़े हैं, एक तो स्मॉल d और स्मॉल l पढ़ा है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। दूसरा हमने पढ़ा है R एंड S, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक और होता है कैपिटल D एंड कैपिटल L, DL सिस्टम। देखो नहीं अभी इसका टाइम नहीं होगा, इसका यही पढ़ाते हैं।
लेकिन ये भी किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो लिख लीजिए कैपिटल डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए ये मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? This system of nomenclature is mainly used. This system of nomenclature is mainly used for carbohydrates. ये है कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम mainly used for carbohydrates. ये सिस्टम हमारा मेनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये OH के रिस्पेक्ट में क्या होता है? OH। इट इज ऑल्सो relative configuration. Relative configuration. This is a compound COH, CHO, OH and R. सबसे पहली बात तो कंपाउंड परफेक्टली फिशर में होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे होना चाहिए। लिख लीजिए कंपाउंड शुड बी परफेक्टली फिशर। टॉप प्रायोरिटी ग्रुप एट top priority group is at top main carbon chain is at vertical ठीक है। इतना जब सब होता है, अगर OH राइट में होता है इसको बोलते हैं D। OH एट राइट इसको D बोलते हैं। और अगर OH लेफ्ट पे होता है जैसे ये इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा ड्यूअल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है।
सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, अफेक्टिव विषय में। अब इस केस में टॉप प्रायोरिटी को टॉप पे है। अब यहाँ पर सबसे इससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला कार्बन एटम जो है उससे जो कायरल सेंटर जुड़ा हुआ है, पहला कायरल सेंटर कौन सा, ये वाला, इसका ऑल्ट देखते हैं। अगर ये राइट साइड में तो ये डी है, और अगर ये लेफ्ट में है तो ये मान लो ऐसे होता CHO COH COH HH COH COH HH CH2OH। अगर ये होता तो क्या होता, ये पहला सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये है और इससे लेफ्ट साइड में, तो दिस इज L, दिस इज L। अमीनो एसिड्स में भी अगर परफेक्टली प्रेजेंट में नहीं है तो चलो बात अगर दो ज्यादा है तो 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। ये बताओ उधर सारी 30 मिनट्स वगैरह होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। वॉल्यूम से पढ़ा दो नहीं पढ़ेगा सर। मैं पूछ रहा था कि फॉर्मूला है इसमें 2 मिनट के बोल दो, अगर मैं इनको दो रोटेशन वाला एक बार